हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की सीरीज में 6th लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम एनर्जी सोर्सेस को हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एक्सरसाइज के दौरान हमको एनर्जी किन किन सोर्सेस से मिलती है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमको एटीपी से एनर्जी कैसे मिलती है, एटीपी पीसी सिस्टम, एरोबिक सिस्टम और एनारोबिक सिस्टम को हम डीपली स्टडी करेंगे और उनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में, हम उनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी से। क्या क्या एनर्जी के जरिए होते हैं, कौन कौन से एनर्जी के जरिए होते हैं जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं। राइट, तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या हम कोई भी वर्क को हम परफॉर्म करते हैं, तब हमको सिर्फ एक ही कंपाउंड से हमको एनर्जी मिलती है, एंड दैट कंपाउंड इज आर एटीपी, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। करेक्ट। नाउ द थिंग इज, आपने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में अच्छे से पढ़ा होगा कि हमको एनर्जी तीन फूड न्यूट्रिएंट से मिलती है। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। तो आपको लग रहा होगा जब ये इन तीन चीजों से हमको एनर्जी मिलती है, तो मैं सिर्फ एक क्यों बोल रहा हूँ। मैं एक इसलिए बोल रहा हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन है, ये तीनों कंपाउंड आफ्टर ऑल एट द एंड एक ही कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, एंड दैट कंपाउंड इज एटीपी। तो हमको एनर्जी आफ्टर ऑल एटीपी से ही मिलती है। राइट। ओके। नाउ द थिंग इज, हमको एटीपी से एनर्जी कैसे मिलती है, ये हमको भी समझने की जरूरत है। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा-सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया था कि एटीपी से हमको एनर्जी कैसे मिलती है। ये मैं अभी आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि एटीपी हमको एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी का फुल फॉर्म है, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, एक एडिनोसिन है हमारे पास और 3 फॉस्फेट है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट लिखा हुआ है। इसके कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। दिस इज द एडिनोसिन, सिंगल एडिनोसिन, और इसके साथ चेन फॉर्मेशन में 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। द फर्स्ट फॉस्फेट, दिस इज द सेकंड फॉस्फेट एंड दिस इज द थर्ड फॉस्फेट। करेक्ट। नाउ, मेन कंपाउंड से जो बॉन्ड जितना दूर होता है, वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा वीक होता है और वो उतने ही आसानी से टूट जाता है। करेक्ट। तो हमारा जो लास्ट बॉन्ड है, दिस इज द थर्ड बॉन्ड, ये बॉन्ड काफी वीकली बॉन्डेड होता है और ये काफी आसानी से टूट जाता है। तो ये जो बॉन्ड है, ये टूट के अलग हो जाता है, फिर हमारे पास बचता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये एक हुआ हमारे पास। लेट मी मेक दिस विथ डिफरेंट कलर, जस्ट अ सेकेंड। हमारे पास एडिनोसिन है और ये 3 फॉस्फेट है। करेक्ट। ओके। ये एक फॉस्फेट जब टूट के अलग हो जाता है, तब हमारे पास बचता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, व्हिच मींस ये हुआ एक एडिनोसिन हमारे पास और दो फॉस्फेट ग्रुप, फर्स्ट फॉस्फेट एंड द सेकंड फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट ग्रुप अलग हो चुका है, इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या बात समझ में? हमारे पास पहले था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं। बट एक लास्ट वाला जब एक फॉस्फेट अलग हो जाता है, तब हमारे पास बचता है दो फॉस्फेट, विच इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो बॉन्ड जब टूटता है, ये ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड के दौरान हमको मिलती है एनर्जी। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एटीपी से हमको एनर्जी कैसे मिलता है। लास्ट वाला बॉन्ड टूटता है और ये जो बॉन्ड का जब ब्रेकेज होता है, इसी के दौरान हमको एनर्जी मिलती है। राइट। ओके। ये जो एडीपी जो बचा है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इससे हमको एनर्जी नहीं मिलती। क्यों? अब आपको लग रहा होगा जब ये लास्ट बॉन्ड टूट सकता है, तो ये बॉन्ड भी टूट जाना चाहिए। नहीं, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है और ये बॉन्ड नहीं टूटता। करेक्ट। नाउ द थिंग इज, अब हमको अगर और एनर्जी की जरूरत है, तो हमको वो एनर्जी कैसे मिलेगी? वो हमको मिलेगी कैसे? हमको वापस से एटीपी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। या तो हमको न्यू एटीपी बनाना पड़ेगा, या फिर ये जो पुराना जो एडीपी जो बच चुका है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें हमको एक फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ना पड़ेगा ताकि ये वापस से एटीपी बन जाए। करेक्ट। ओके। अभी हम देखते हैं कि हमने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे? लेट मी चेंज द कलर। ओके। कंपोजिशन, एटीपी कंसिस्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंड थ्री मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट। करेक्ट, यही मैंने आपको बताया था, एक मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन होता है और तीन मॉलिक्यूल हमारे पास फॉस्फेट के होते हैं। करेक्ट। एनर्जी रिलीजेस टू फ्यूल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान
high energy ATP is converted to ADP and inorganic phosphate। ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये हो गया हमारा ADP adenosine and this 2 phosphate adenosine diphosphate और एक inorganic phosphate, करेक्ट। ओके, converted into ADP and one inorganic phosphate। Mechanism: energy is released at the moment a phosphate bond is broken। जब हमारा phosphate bond ब्रेक हो जाता है तब हमको मिलता है एनर्जी, करेक्ट, causing ADP and inorganic phosphate to split, करेक्ट। जब ADP और inorganic phosphate जब अलग हो जाते हैं तब हमको मिलती है एनर्जी स्टोरेज। नाउ द थिंग इज, एटीपी है, ये हमारे मसल्स में लिमिटेड अमाउंट में स्टोर्ड होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एटीपी स्टोर्ड होता है, राइट। कुछ लिमिटेड अमाउंट में हमारे मसल में एटीपी स्टोर होता है और वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, राइट। अमाउंट ऑफ एटीपी स्टोर्ड डायरेक्टली इन द मसल इज वेरी लिमिटेड, करेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर जो एटीपी हमारे मसल्स में स्टोर्ड है वो खत्म हो जाता है, राइट। ओके, नाउ द क्वेश्चन दैट मस्ट राइज इन योर माइंड इज, अगर ये एटीपी खत्म हो जाते हैं तो वापस से रीजेनरेट कैसे होते हैं? इसी को हम अगले स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। आई होप आपको ये स्लाइड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब हम समझते हैं एनर्जी रिप्लेसमेंट। एनर्जी हमारे कंपाउंड में खत्म हो जाते हैं, वापस से रीजेनरेट कैसे होते हैं, करेक्ट। पढ़ते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। बिकॉज मसल स्टोर्स ऑफ एटीपी आर स्मॉल, द बॉडी मस्ट कंटिन्यूली रिप्लेनिश देम टू सस्टेन फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि हमारे मसल में एटीपी बहुत कम होता है तो हमारे बॉडी को उसको रिफिल भी करना चाहिए ताकि हम फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू कर पाए, करेक्ट। दिस रिप्लेसमेंट इज हैंडल्ड बाय थ्री डिस्टिंक्ट एनर्जी सिस्टम। ये जो रिफिलमेंट होता है हमारे मसल्स में एटीपी का, ये हम तीन चीजों से करते हैं, तीन मेथड से करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा फॉस्फोजन सिस्टम, सेकेंड है हमारा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम और थर्ड है हमारा ऑक्सीडेटिव सिस्टम, करेक्ट। ये तीन मेथड्स हैं, ये तीन सिस्टम्स है जिसकी वजह से हम अपने मसल्स में वापस से एटीपी को रिफिल करते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, राइट। एटीपी खत्म हो गया और उस एटीपी को हमको वापस से मसल में रिफिल करना है, तो हम तीन मेथड से करते हैं। पहला है हमारा फॉस्फोजन सिस्टम जिसको हम एटीपी पीसी सिस्टम बोलते हैं, देन कम्स आवर ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, देन कम्स आवर ऑक्सीडेटिव सिस्टम। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज फॉस्फोजन सिस्टम जिसको हम एटीपी पीसी सिस्टम भी बोलते हैं, राइट। ये हमको इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर शॉर्ट हाई इंटेंसिटी बर्स्ट। जब आपको जैसे शॉर्ट हाई इंटेंसिटी बर्स्ट यानी कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को अगर आपको परफॉर्म करना है तब हमको फॉस्फोजन सिस्टम से वापस से हमको एटीपी मिलता है, करेक्ट। कैसे? जैसे कि अगर आपको 100 मीटर रन परफॉर्म करना है या फिर आपको वेट लिफ्टिंग परफॉर्म करना है, आपको हाई जंप परफॉर्म करना है, तब हमको एटीपी पीसी सिस्टम हमको वापस से एनर्जी बना के देता है, करेक्ट। ये कैसे बना के देता है ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में हम समझने वाले हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। द फर्स्ट वन इज आर फॉस्फोजन सिस्टम दैट इज एटीपी पीसी सिस्टम, राइट। ओके, अब मैं आपको मैकेनिज्म बताने वाला हूं कि वापस से हमको एडीपी से एटीपी कैसे मिलता है, करेक्ट। ओके, पहले मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं, उसके बाद जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कोई सारे पॉइंट्स को समझना और आसान हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द डायग्राम। मैं आपको इस स्लाइड में बताता हूँ अच्छे से, उसके बाद आपको डायग्राम भी काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ये था हमारा एटीपी एडिनोसिन और ये था हमारा 3 फॉस्फेट, करेक्ट। मैंने आपको जैसे बताया जब लास्ट बॉन्ड टूटता है तब हमको मिलती है एनर्जी। लास्ट बॉन्ड टूट गया और ये बच गया हमारे पास एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक हो गया हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, करेक्ट। अब हमको एनर्जी तो एटीपी से ही मिलेगा और हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ ए बी पी, इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी के लिए हमको इस कंपाउंड में एक और फॉस्फेट ग्रुप चाहिए और वो एक और फॉस्फेट ग्रुप हमको मिलेगा कहाँ से? वो हमको मिलेगा क्रिएटिन फॉस्फेट से। हमारे बॉडी में एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिन और एक होता है हमारा फॉस्फेट जिसको हम सीपी बोलते हैं, करेक्ट। ओके, या हम इसको पीसीआर भी बोलते हैं, पीसीआर। सीआर स्टैंड्स फॉर क्रिएटिन, करेक्ट। नाउ द थिंग इज, ये जो क्रिएटिन है ये एक फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, राइट। ओके, अब होगा क्या
ये जो क्रिएटिन और जो फॉस्फेट ग्रुप ये जुड़े हुए हैं, ये दोनों अलग अलग डिटैच हो जाएंगे। दिस इज द क्रिएटिन और ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से अलग हो जाएगा। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप जो अलग हुआ है, ये वापस से जाके ऐड हो जाएगा हमारे एडीपी। करेक्ट। एडीपी में हमारे पास दो फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट हमको क्रिएटिन से मिल जाएगा और ये वापस से बना लेगा हम एटीपी। ये हमको वापस से मिल जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। करेक्ट। हमको समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ। हमारे पास था एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए हमको एक फॉस्फेट ग्रुप और चाहिए, और वो एक फॉस्फेट ग्रुप मिला हमको क्रिएटिन फॉस्फेट से। क्रिएटिन और फॉस्फेट यहाँ पे दो स्प्लिट हो गए, दो फॉस्फेट स्प्लिट हुआ, ऐड हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। और ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट फिर कन्वर्ट हो जाता है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे हमको एटीपी वापस से मिल जाता है। करेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस डायग्राम ट्राइज टू एक्सप्लेन। ये हमारा क्रिएटिन, ये हमारा एडीपी। करेक्ट। और ये हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट। करेक्ट। नाउ एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिन काइनेज, जो इस प्रोसेस को और फास्ट बनाता है। एंजाइम क्या करता है, किसी प्रोसेस को फास्ट करता है। करेक्ट। नाउ यहाँ पे जो क्रिएटिन फॉस्फेट है, इसको एक फॉस्फेट एडीपी में आके जुड़ जाता है, और ये एडीपी से क्या बन गया, ए। करेक्ट। एनर्जी फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट था, इसका एक फॉस्फेट तो एडीपी में जुड़ गया। करेक्ट। और यहाँ पे हमारा क्रिएटिन अलग बच गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिन। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एडीपी था, एडीपी में हमको एक फॉस्फेट और चाहिए, और वो एक फॉस्फेट हमको मिलता है क्रिएटिन फॉस्फेट से। करेक्ट। ये नाउ अब हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या क्या है। ओके। द थ्री बेसिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। द सिस्टम पोजेस एटीपी थ्रू थ्री स्पेसिफिक रिएक्शन टू मेंटेन एनर्जी अवेलेबिलिटी। तीन प्रोसेस है जिससे हमको एनर्जी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड होती है। एटीपी ब्रेकडाउन, एटीपी इज ब्रोकन डाउन टू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारा जो एटीपी है उनको कैसे एनर्जी देता है, एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है और बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इससे हमको मिल गया एनर्जी। देन उसके बाद ये जो एडीपी है, ये वापस से एटीपी बनता है, किससे, पीसीआर के थ्रू। करेक्ट। द फॉस्फेट रिमूव्ड फ्रॉम द फॉस्फोक्रिएटिन, फॉस्फोक्रिएटिन से जो फॉस्फेट रिलीज होता है टू फॉर्म inorganic phosphate and creatine. This inorganic phosphate is added to ADP to reform ATP. जो क्रिएटिन फॉस्फेट से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ है, वो जाता है एडीपी में और वापस से हमको एटीपी प्रोवाइड करता है। करेक्ट। आई होप आपको फॉस्फोजन सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। राइट। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, डिप्लीशन एंड टाइमिंग। अब हमको ये समझना है कि हमारा जो एटीपी है और एटीपी एंड पीसीआर, ये कितने टाइम में खत्म हो जाता है, ये हमको समझने की जरूरत है। करेक्ट। ओके। बिकॉज skeletal muscle store very little ATP, energy sources are depleted rapidly during high intensity workout। क्योंकि हमारे मसल्स में एटीपी बहुत लिमिटेड होता है, तो बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है जब भी हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट परफॉर्म करते हैं। करेक्ट। ओके। एटीपी डिप्लीशन, इनिशियल एटीपी स्टोर्स कैन बी डिप्लीटेड इन एज लिटिल एज 10 सेकेंड्स। इनिशियली जो हमारे बॉडी में एटीपी स्टोर होता है, वो 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही खत्म हो जाता है। राइट। जैसे कि हमारा हो गया 100 मीटर स्प्रिंट, द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज। करेक्ट। ये वो स्पोर्ट्स है जहां पे हमारा एटीपी हाईली अमाउंट में यूज होता है और वो खत्म भी हो जाता है। करेक्ट। ओके। जैसे कि आपका हो गया शॉर्ट पुट, आपका हो गया लॉन्ग जंप, आपका हो गया जेवलिन थ्रो। ये 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका एटीपी खत्म कर देंगे। ओके। अब एटीपी तो खत्म हो गया, एटीपी वापस से रीजनरेट किया जाएगा, किसके थ्रू, पीसीआर के थ्रू। राइट। ओके। तो जो पीसीआर है वो 50 to 70% खत्म हो जाता है 5 सेकंड के अंदर अंदर। राइट। पीसीआर लेवल कैन ड्रॉप बाय 50 to 70% विद इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर ही खत्म हो जाएगा। एंड कैन नियरली एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। और 5 सेकेंड के अंदर अंदर शायद वो खत्म भी हो जाए पूरा का पूरा इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान। करेक्ट। अब जो हमारा पीसीआर है, इसका मेन कंट्रीब्यूशन कहाँ होता है, पीक कंट्रीब्यूशन।
द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन फॉर पीसीआर ऑकर्स इन द फर्स्ट 2 सेकेंड ऑफ द एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज का पहला 2 सेकेंड होता है, उसी के दौरान हमारा पीसीआर का मेन कंट्रीब्यूशन होता है, पीक कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, अभी हम समझते हैं सिस्टम ट्रांजिशन को। बाय 10 सेकेंड्स पीसीआर एबिलिटी टू सप्लाई एटीपी डिक्रीजेस बाय 50%। राइट, जब ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन मतलब जब हम एटीपी से एटीपी पीसीआर में जब हम शिफ्ट होते हैं, दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड। इस पीरियड के दौरान 10 सेकेंड के अंदर अंदर हमारा जो पीसीआर अवेलेबिलिटी है वो 50% कम हो जाता है, एंड द ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम बिगन टू टेक ओवर एज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर। क्या मतलब निकलता है इसका? मैंने आपको बताया कि पीसीआर सिस्टम भी 50% खत्म हो जाता है। ब्रेक टाइम ऐसा आएगा जब पीसीआर भी खत्म हो जाएगा। एटीपी तो खत्म हो ही चुका है, पीसीआर से एटीपी को वापस से रिजनरेट किया जा रहा है। राइट, जब पीसीआर भी जब खत्म हो जाएगा, अब आता है एक्शन में हमारा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। अब ये कैसे काम करता है, ये मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में इसी वीडियो में बताऊंगा कि ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम हमको कैसे एटीपी जनरेट करता है और ये एक्चुअल में होता क्या है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। करेक्ट, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम बिगन्स टू टेक प्लेस ओवर अ प्राइमरी कंट्रीब्यूटर। जैसे ही हमारा पीसीआर 50% खत्म होता है, हमारा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम एक्शन में आता है और वो बन जाता है प्राइमरी कंट्रीब्यूटर एटीपी फॉर्मेशन में। बाय 30 सेकेंड्स पीसीआर कंट्रीब्यूशन इज वेरी लिटिल। 30 सेकेंड के आसपास हमारा जो पीसीआर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही खत्म हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्रोनोलॉजी को समझते हैं। सबसे पहले हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी, उसके बाद आता है हमारा एटीपी पीसीआर जो एटीपी को वापस से रिजनरेट करता है। एटीपी पीसीआर के बाद आता है हमारा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम, वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में समझने वाले हैं। राइट, ओके, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि हमारा एटीपी 10 सेकेंड्स में खत्म हो जाता है। राइट, 50 to 70% जो पीसीआर है वो 5 सेकेंड में खत्म हो जाता है। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी एप्लीकेशन क्या होता है? एटीपी पीसीआर का जो प्राइमरी एप्लीकेशन है वो किन किन स्पोर्ट्स में होता है, ये हम अभी समझने वाले हैं। दिस सिस्टम इज डोमिनेंट एनर्जी सोर्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। जो शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइज है, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सप्लोसिव एक्टिविटीज। राइट, जैसे कि 100 मीटर स्प्रिंट हो गया, आपका लॉन्ग जंप हो गया, आपका वेट लिफ्टिंग हो गया, इसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो होता है हमारा एटीपी पीसीआर सिस्टम का। करेक्ट, ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्प्रिंट्स 140 मीटर डैशेस, पावर स्पोर्ट्स जैसे कि वेट लिफ्टिंग, जंपिंग, थ्रोइंग इवेंट, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, स्किल इम्पैक्ट स्पोर्ट्स जैसे ऐसे स्पोर्ट जिसमें स्किल काफी ज्यादा यूज होता है और इम्पैक्ट काफी ज्यादा यूज होता है, जैसे कि अमेरिकन फुटबॉल आपने देखा होगा, समहाउ रिलेटेड टू रग्बी ओनली, डाइविंग, जिम्नास्टिक्स, वॉल्टिंग, स्किंग, जंपिंग। ये कुछ ऐसे स्किल्स है जिसको परफॉर्म करने के लिए हाईली एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, और वहां पे हमारा काम आता है एटीपी पीसीआर सिस्टम। करेक्ट, ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम और समझते हैं कि ये जो स्टोर्स हैं, पहले हमने सिर्फ बेसिक्स में समझा था कि ये स्टोर्स कितने टाइम में खत्म हो जाते हैं। करेक्ट, अब हम कुछ और सिस्टमेटिक तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस स्लाइड का आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा सकता है यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट, ओके, फॉस्फोजन स्टोर्स रिप्लेसमेंट, जो हमारा एटीपी स्टोरेज टाइमलाइन है, राइट, जो रैपिड फेज है, आई एम सॉरी, इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं कि रीस्टोर कैसे होता है, हमारे कितना टाइम लगता है एटीपी और पीसीआर को रीस्टोर होने में, हमारे बॉडी को कितना टाइम लगता है। करेक्ट, ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि एटीपी को रीस्टोर होने में कितना टाइम लगता है। राइट, ओके, जो हमारा एटीपी खत्म हो चुका है, 70% जो हमारा जो एटीपी है वो 30 सेकंड के अंदर अंदर रीस्टोर हो जाता है। आया आपको बात समझ में? जो हमारा एटीपी है वो 70% 30 सेकंड के अंदर अंदर रीस्टोर हो जाता है। अब बात है कि पूरा रिस्टोर कब होता है, फुल रिकवरी कब होती है? 3 से 5 मिनट के अंदर, एक्सरसाइज खत्म होने के 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर हमारा एटीपी स्टोर वापस से रिस्टोर हो जाता है। करेक्ट, ओके, सो दिस वाज अबाउट एटीपी। व्हाट अबाउट एटीपी पीसीआर? हमारा जो पीसीआर है वो कितने टाइम में रिस्टोर होता है, समझते हैं इस बात को। 2 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा 84% पीसीआर रिस्टोर हो जाता है। करेक्ट, 4 मिनट्स के अंदर अंदर हमारा 89% रिस्टोर हो जाता है, और 8 मिनट के अंदर अंदर हमारा कंप्लीट पीसीआर रिस्टोर हो जाता है। राइट,
आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। रिस्टोरिंग फॉस्फोक्रिएटिन टेक्स लॉन्गर देन एटीपी। एटीपी से ज्यादा समय लगता है पीसीआर को रिस्टोर होने में। करेक्ट, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारा एटीपी 3 से 5 मिनट लेता है रिस्टोर होने में, लेकिन हमारा जो पीसीआर है वो 8 मिनट लेता है रिस्टोर होने में। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। मैंने आपको क्या क्या बताया कि सबसे पहले एटीपी से कैसे एनर्जी मिलती है, फिर एटीपी पीसीआर हमको वापस से एटीपी कैसे देता है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि एटीपी और पीसीआर कितने टाइम में खत्म हो जाते हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि एटीपी पीसीआर रीजनरेट कितने टाइम में होते हैं। करेक्ट, ओके आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिक मैकेनिज्म एंड मेटाबॉलिक मैकेनिज्म फॉर रिस्टोरेशन। इस स्लाइड में हम ये समझने वाले हैं कि जो एटीपी और पीसीआर है ये रिस्टोर जो हो रहा है ये किस प्रोसेस के थ्रू रिस्टोर होता है। करेक्ट, जाहिर सी बात है अपने आप तो रिस्टोर होंगे नहीं, राइट। एटीपी को कौन बनाता है, पीसीआर को कौन बनाता है, ये रिस्टोर कैसे होता है ये हम समझने वाले हैं इस स्लाइड में। करेक्ट, मैकेनिज्म क्या होता है रिस्टोरेशन का। सबसे पहला मैकेनिज्म है हमारा एरोबिक मेटाबॉलिज्म। करेक्ट, क्या होता है हमारा एरोबिक मेटाबॉलिज्म। द प्राइमरी ड्राइवर फॉर रिस्टोरेशन ऑफ फॉस्फोजन इज एरोबिक मेटाबॉलिज्म। एरोबिक मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारे पास होता है ग्लूकोज। करेक्ट, जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये आफ्टर ऑल ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं। करेक्ट, और इसी ग्लूकोज से हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है। करेक्ट, इसी ग्लूकोज से बनता है हमारा एटीपी। करेक्ट, अब बात यह है कि एरोबिक मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। एरोबिक मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसा मेटाबॉलिज्म जिसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। करेक्ट, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, विच मीन्स हमारा जो ऑक्सीजन है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सप्लाई हो रहा है। इसको हम बोलते हैं एरोबिक मेटाबॉलिज्म, और इसी के थ्रू हमारे बॉडी में एटीपी और पीसीआर रीस्टोर होते हैं। इसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, ये मैं आपको आने वाले स्लाइड से बताने वाला हूँ। फिर आता है हमारा ग्लाइकोलाइटिक कॉन्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग हाई इंटेंस एक्सरसाइज the glycolytic system may contribute to the restoration of the phosphogen pool. ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो पाता है। जिसका वजह क्या होता है, जिसकी वजह होती है कि हमारा बॉडी हमको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाता, राइट। इसकी वजह से हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड जो मसल में क्रैम्प्स को जनरेट करता है। करेक्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज एरोबिक मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज ग्लाइकोलाइटिक कंट्रीब्यूशन। करेक्ट, यही दो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे मसल में एटीपी वापस से रिस्टोर होते हैं, राइट। मैंने आपको बताया कि एनर्जी तो एटीपी से ही मिलती है और पीसीआर से मिलती है। एटीपी को रीजनरेट करता है हमारा पीसीआर। जब ये दोनों भी जब खत्म हो जाते हैं तब इन दो सोर्सेस से हमको मिलती है एनर्जी। करेक्ट, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम एंड ग्लाइकोजन। क्या है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम? ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम ये है जब हम एनर्जी बनाते हैं ग्लूकोज से, द प्रोसेस इन विच वी प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। करेक्ट, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा फास्ट ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है हमारा स्लो ग्लाइकोलाइसिस। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस जो जल्दी खत्म हो जाता है या जो जल्दी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्लो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम ये होता है कि जो हमको स्लो एनर्जी प्रोवाइड करता है। करेक्ट, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज फास्ट ग्लाइकोलाइसिस। फास्ट ग्लाइकोलाइसिस क्या करता है, सप्लाइज मेजॉरिटी ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सप्लाइज मेजॉरिटी ऑफ एटीपी ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी। ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है शुरुआत में जब हम हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ऐसे एक्सरसाइज जो 30 टू 40 सेकेंड्स तक लास्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका 400 मीटर रनिंग। 400 मीटर रनिंग एक ऐसा एक्सरसाइज नहीं है जो चुटकियों में खत्म हो जाए, जैसे कि 100 मीटर रनिंग, उसमें यूज होता है हमारा एटीपी पीसी सिस्टम। करेक्ट, जब आप 100 मीटर रनिंग को जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको बेयरली हाथ पैर में क्रैम्प्स आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें आपका एटीपी पीसी सिस्टम काम किया है।
आपकी बॉडी में पहले से एटीपी पीसीआर स्टोर थे और वो खर्च हो गए, दैट्स इट। लेकिन जब आप 400 मीटर को परफॉर्म करते हैं, 400 मीटर, तो इसमें आपका एटीपी तो खत्म हो जाता है, एटीपी पीसीआर भी खत्म हो जाता है। अब आपको एनर्जी चाहिए होती है ग्लूकोज से, और ग्लूकोज आपको रैपिड एनर्जी प्रोवाइड करता है फास्ट ग्लाइकोलाइसिस से। इस दौरान आप अपने बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं दे सकते, तो वो आपको दहेज में देगा लैक्टिक एसिड, करेक्ट। और वो कॉज करता है पेन। तभी आप ऑब्जर्व करेंगे जब भी आप 400 मीटर रनिंग या स्टीपल चेस, 3000 मीटर स्टीपल चेस जब आप परफॉर्म करते हैं, तब आपके मसल्स में काफी ज्यादा क्रैम्प आता है। या जब आप बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ये कुछ ऐसे स्पोर्ट्स है जो हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स है, जहां पे आप अपने बॉडी को एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर पाते, राइट। और तब आपका बॉडी आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में आता है लैक्टिक एसिड। ये मैं आपको अभी एक इक्वेशन के माध्यम से भी समझाऊंगा, करेक्ट। आप इसकी चिंता मत कीजिए। स्लो ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब होता है? स्लो ग्लाइकोलाइसिस व्हिच मींस becomes the primary ATP supplier as activity duration approaches 2 minutes। ऐसा एक्सरसाइज जो 2 मिनट तक लास्ट करता है, तब हमारा काम करता है स्लो ग्लाइकोलाइसिस, करेक्ट। फिर आता है हमारा लैक्टिक एसिड एंड लैक्टेट। अब मैं आपको समझाता हूं एक रिएक्शन के द्वारा कि हमारे बॉडी में हमको एनर्जी मिलती कैसी है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से, करेक्ट। जस्ट ए सेकेंड। हमको फास्ट ग्लाइकोलाइसिस और स्लो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमको एनर्जी मिलती है कुछ इस प्रोसेस से, करेक्ट। हमारे पास होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H12 और O6, करेक्ट। नाउ एरोबिक प्रोसेस में ये जो हमारा ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज से आके रिएक्ट करता है हमारा ऑक्सीजन। बट जब हम एनएरोबिक एक्सरसाइज जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जैसे कि हम 400 मीटर भाग रहे हैं, 3000 मीटर स्टीपल चेस भाग रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, इस दौरान जो हमारा एक्सरसाइज होता है, उसमें हमको एनर्जी, उसमें हमको ऑक्सीजन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नहीं मिल पाता, करेक्ट। नाउ बिना ऑक्सीजन के ये ग्लूकोज हमको एनर्जी देगा। कैसे देगा? ये हमको बाय प्रोडक्ट के तौर पे देगा लैक्टिक एसिड, करेक्ट। इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3, करेक्ट। और ये हमको देगा ATP, करेक्ट। इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड, राइट। हमको एटीपी तो मिल गए, हमको एनर्जी तो मिल गई, लेकिन इस एनर्जी के साथ साथ हमको मिला है लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स प्रोड्यूस करता है हमारे मसल में, करेक्ट। और इसी प्रोसेस से हमारा एटीपी वापस से रीजनरेट हो जाता है, राइट। इसी को हम, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, लैक्टिक एसिड एंड लैक्टेट। ये जो फास्ट ग्लाइकोलाइसिस है और जो स्लो ग्लाइकोलाइसिस है, इसके बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमको मिलता है लैक्टिक एसिड, या हम जिसको बोलते हैं लैक्टेट, राइट। क्या लिखा है हम इसको पढ़ लेते हैं। फास्ट ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड विच इज रैपिडली कन्वर्टेड टू लैक्टेट, करेक्ट। इफ रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज टू हाई लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स। इसका मतलब क्या निकल रहा है? ग्लाइकोलाइसिस का रेट अगर बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को परफॉर्म किया जा रहा है, तब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन शुरू होता है, करेक्ट, लीडिंग टू फटीग एंड सेशन ऑफ एक्टिविटी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, आपने 100 मीटर को परफॉर्म किया, अब 10 मिनट बाद आप वापस से रेडी हो जाएंगे 100 मीटर को परफॉर्म करने के लिए, करेक्ट। ऑल्दो आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जितना अच्छा परफॉर्मेंस आपने पहले दिया है। अपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने परफॉर्मेंस दिया, आप भले उतना अच्छा ना दे पाए, बट एक मॉडरेट परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने 400 मीटर अगर आपने परफॉर्म कर लिया, तो आप दोबारा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट दी फास्ट ग्लाइकोलाइसिस, करेक्ट। नाउ द थिंग इज, ये जो लैक्टिक एसिड जो हमको मिला है, ये लैक्टिक एसिड खत्म कैसे होता है, राइट। ये खत्म कैसे होता है, ये हम अभी समझने वाले हैं। ये लैक्टिक एसिड हमको वापस से एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। ये जो हमारा लैक्टिक एसिड है, लेट मी ड्रॉ दिस विथ डिफरेंट कलर। ये लैक्टिक एसिड पहुंचता है हमारे मसल से ब्लड में,
ये लैक्टिक एसिड है, राइट? ये मसल्स में है अभी, और ये मसल्स में, इसी वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प आता है। इसके बाद ये पहुंचता है हमारे ब्लड में, राइट? ब्लड के बाद ये लैक्टिक एसिड पहुंचता है हमारे लीवर में, ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में पहुंच गया। लीवर के बाद ये जो लैक्टिक एसिड है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है, ये वापस जाता है हमारे ब्लड में, और ये ब्लड वापस से जाता है, ये ब्लड के थ्रू वापस से हमारे मसल से पहुंच जाता है, और ये मसल से पहुंचने के बाद ये वापस से हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या हुआ? लैक्टिक एसिड हमारे मसल में आया, उसके बाद लैक्टिक एसिड पहुंचता है ब्लड में, ब्लड से हो जाता है लीवर में, लीवर में हमारा जो लैक्टिक एसिड है वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो ब्लड में जाता है और वो वापस से मसल्स में पहुंच जाता है, और ये फिर से हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसी साइकिल को हम बोलते हैं कोरिस साइकिल। क्या बोलते हैं हम इसको? कोरिस साइकिल। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, करेक्ट? कि लैक्टिक एसिड कब फॉर्मेशन होता है, और वो लैक्टिक एसिड वापस से खत्म कैसे होता है, करेक्ट? उसी चीजों को यहाँ पे लिखा गया है। लैक्टिक एसिड क्लियरेंस, करेक्ट? लैक्टिक एसिड इज शटल्ड टू द लिवर, लैक्टिक एसिड हमारे लीवर में पहुंच जाता है, कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में वापस से कन्वर्ट हो जाता है, सेंड टू द एक्टिव टिश्यू लाइक द हार्ट एंड द मसल, स्केलेटल मसल, टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी। आया बात आपको समझ में? ये वापस से लीवर में जाता है हमारा लैक्टिक एसिड, वहां से वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो वापस से हमारे मसल्स में पहुंचा दिया जाता है थ्रू दी ब्लड, और वहां से हमको मिलती है एनर्जी। नाउ एक और चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रियल शटलिंग नहीं बताया है। ये काफी लंबा प्रोसेस है, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, करेक्ट? अभी आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रियल शटलिंग कब होता है? एज इंटेंसिटी डिक्रीजेस, जैसे जैसे हमारा इंटेंसिटी डिक्रीज होता है, द बॉडी कैन बफर लैक्टिक एसिड एंड फॉर्म पायरुवेट। पायरुवेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ग्लूकोज होता है हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल, करेक्ट? ये आप अभी अच्छे से मतलब इन ब्रीफ समझ लीजिए, ये मैं आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में और अच्छे से समझाऊंगा। हमारा जो ग्लूकोज है वो होता है हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 6, ये होता है हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ये पहले कन्वर्ट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, इसी को हम बोलते हैं पायरुवेट, करेक्ट? और इसके बाद ही ऑक्सीजन आके रिएक्ट करता है यहाँ पे, राइट? ओके। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो लैक्टिक एसिड है वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वहां पे उसका ऑक्सीडेशन होता है लैक्टिक एसिड का, राइट? इसी को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल शटलिंग। आई मेरे को समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में नहीं आया है, इसको मैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जब मैं इन डिटेल आपको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को समझाऊंगा, करेक्ट? तो आप अभी इसको रहने दीजिए। मैंने आपको लैक्टेट क्लियरेंस आपको अच्छे से बता दिया है, आप उसको समझिए सबसे पहले, और इसी को हम बोलते हैं कोरिस साइकिल, करेक्ट? क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई? ओके, आई होप समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं देख के आपको वहीं पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ग्लाइकोजन यूटिलाइजेशन एंड परफॉर्मेंस। अब हम ग्लाइकोजन को यूटिलाइज कैसे करते हैं, राइट? सबसे पहले आता है हमारा डाइटरी लिंक। अवेलेबल ग्लाइकोजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डाइटरी कार्बोहाइड्रेट इनटेक। आपके बॉडी में ग्लाइकोजन कितना स्टोर्ड है ये डिपेंड करता है कि आप कार्बोहाइड्रेट कितना खा रहे हैं, राइट? अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम खा रहे हैं तो उसकी वजह से आपके मसल में मसल ग्लाइकोजन बहुत कम रहने वाला है, जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, करेक्ट? यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अवेलेबल ग्लाइकोजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डाइटरी कार्बोहाइड्रेट इनटेक। कार्बोहाइड्रेट इनटेक पर डिपेंड करता है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट रिड्यूस मसल ग्लाइकोजन स्टोर एंड इम्पेयर परफॉर्मेंस, करेक्ट? अगर आपके मसल में ग्लाइकोजन कम है तो आपके परफॉर्मेंस को कम कर सकता है। ओके। एक्टिविटी फैक्टर, ग्लाइकोजन आपकी एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, करेक्ट?
ग्लाइकोजन डिप्लीशन डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। आपके ड्यूरेशन और आपके एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है आपका ग्लाइकोजन। अगर आपका एक्सरसाइज इंटेंसिटी हाई है तो विच मींस ग्लाइकोजन भी उतना ही खत्म होने लगेगा। अगर आपका इंटेंसिटी लो है तो आपका ग्लाइकोजन ज्यादा खत्म नहीं होगा, वो ज्यादा अमाउंट में स्टोर रहेगा। affecting both aerobic and anaerobic activity like resistance training and repeated sprint। एरोबिक और एनारोबिक पे भी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट। ओके। अब हम ये जानते हैं कि क्या क्या साइंस है जो ये बताते हैं कि आपके बॉडी में ग्लाइकोजन कम है। करेक्ट। लो ग्लाइकोजन स्टोर्स आर लिंक्ड टू मसल वीकनेस। अगर आपके बॉडी में मसल वीकनेस है विच मीन्स आपके मसल में ग्लाइकोजन कम है। डिक्रीज्ड आइसोकेनेटिक फोर्स प्रोडक्शन। अब बात यह है कि आइसोकेनेटिक फोर्स होता क्या है, ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा व्हाट इज आइसोकेनेटिक। अभी मैं आपको इन ब्रीफ समझाता हूं व्हाट इज आइसोकेनेटिक। ISOKINETIC। आइसो मतलब होता है सेम या अनचेंज्ड। करेक्ट। और केनेटिक का मतलब होता है स्पीड। ऐसा स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो आप सेम स्पीड से लंबे टाइम तक परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोकिनेटिक्स फोर्स प्रोडक्शन। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इज योर पुशअप। आप पुशअप करते हैं उसमें आपको फोर्स लगाना पड़ता है, राइट। और पुशअप आप एक ही पेस में परफॉर्म करते हैं। करेक्ट। नाउ अगर आप पुशअप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपको ज्यादा टाइम लग रहा है पुशअप को परफॉर्म करने में, तो विच मीन्स आपका आइसोकिनेटिक फोर्स प्रोडक्शन कम है। और अगर कम है तो आपके मसल में ग्लाइकोजन स्टोर्स बहुत कम है, राइट। रिड्यूस्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। नाउ द थिंग इज आइसोमेट्रिक क्या होता है, इसको भी मैं आपको समझाता हूं। आइसो मीन्स सेम, मैंने आपको बताया। मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ। ऐसा एक्सरसाइज जिसमें आपके मसल का लेंथ सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, दैट इज योर आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे कि प्लैंक, half squat, these are some of the exercise that comes under the isometric strength। अगर आप बहुत समय तक प्लैंक को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, राइट, या फिर आप हाफ स्क्वाट को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, विच मीन्स आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ आपका पुअर है। और इसका साइन ये है, और इसका मतलब ये है कि आपके मसल में ग्लाइकोजन कम है। करेक्ट। ओके। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके। ग्लाइकोजन रीसिंथेसिस एंड रिकवरी। हमारा जो ग्लाइकोजन है वो रीसिंथेसिस और रिकवरी में कितना टाइम लगता है। करेक्ट। स्टैंडर्ड टाइमलाइन, मसल ग्लाइकोजन टिपिकली टेक्स 20 to 24 आवर्स। 20 to 24 आवर्स मसल ग्लाइकोजन को लगता है वापस से रिस्टोर होने में। करेक्ट। ओके। डिलेड रिकवरी, आपका जो रिकवरी है वो डिले हो सकता है। क्यों क्यों डिले हो सकता है? अगर दिस टाइम फ्रेम इज एक्सटेंडेड इफ एथलीट हैज एन इनएडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट डाइट। अगर आप इनएडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट लेते हैं विच मीन्स आप कम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो मसल ग्लाइकोजन को रिस्टोर होने में 24 आवर से भी ज्यादा लग सकता है। करेक्ट। और सिग्निफिकेंट मसल डैमेज, अगर आपने कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर लिया है, आपने कुछ ज्यादा ही पुशअप्स मार लिए हैं, आपने कुछ ज्यादा ही इंटेंसिफाइड अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया है, तो भी आपका जो मसल ग्लाइकोजन जो रिस्टोरेशन है वो एक्सटेंड कर सकता है, 24 घंटे से ज्यादा टाइम लग सकता है। ओके। द 2 hour विंडो क्या है ये? मसल ग्लाइकोजन सिंथेसिस रेट्स आर सिग्निफिकेंटली हायर विद इन द फर्स्ट 2 hours ऑफ पोस्ट एक्सरसाइज। क्या मतलब है इसका? एक्सरसाइज खत्म होने के 2 घंटे बाद तक हमारा जो मसल ग्लाइकोजन है वो बहुत स्पीड से रिस्टोर होता है, और उसके बाद ये धीरे से स्लो डाउन हो जाता है। जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है धीरे से। करेक्ट। ओके। सिंथेसिस बूस्ट क्या मतलब निकलता है इसका? कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट विद इन दिस 2 hours window can increase muscle storage by 45%। क्या कह रहा है? ये जो 2 घंटे है जिसमें हमारा मसल रिकवरी रैपिड फॉर्म में होता है, अगर आप इसमें कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो आपका मसल ग्लाइकोजन स्टोर है वो 45% तक इंक्रीज हो सकता है। करेक्ट। दिस इज क्रूशियल फॉर एथलीट कंप्लीटिंग कंपीटिंग मल्टीपल टाइम्स ऑन द सेम डे। अगर आप सेम डे में अगर आप कई बार कंपीट कर रहे हैं तब ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। करेक्ट। इस स्लाइड में हमने समझा
कि हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो कितने समय में वापस से रीजनरेट हो जाता है। करेक्ट, उसको लगता है 20 to 24 आवर्स। करेक्ट, वो डिले हो सकता है अगर आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा नहीं कर रहे हैं और आपके मसल डैमेज कुछ ज्यादा ही है। राइट, पहले 2 घंटे में जो आपका रिस्टोरेशन है वो पीक में होता है, पहले 2 घंटे में। और अगर आप इसी 2 घंटे में अगर आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, आपका ग्लाइकोजन स्टोर 45% तक इंक्रीज कर सकते हैं। राइट, ओके, यहाँ तक की बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये ग्राफ। ये ग्राफ क्या कह रहा है? 3 एनर्जी सिस्टम इन दी बॉडी। ये ग्राफ ये बता रहा है कि हमारे बॉडी में 3 एनर्जी सिस्टम है और उसका टाइमिंग बता रहा है। पहला है हमारा एटीपी-पीसी सिस्टम, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। जो हमारा वाई एक्सिस है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी को बता रहा है कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। राइट, और ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम बता रहा है। करेक्ट, ओके। तो हमारा एटीपी है वो काफी ज्यादा 100 काफी ज्यादा हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये 15 सेकेंड के अंदर अंदर ही खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है ये कितने जल्दी नीचे आ गया, ये 15 सेकेंड के अंदर ही खत्म हो जा रहा है। ओके, देन कम्स आर पीसीआर, एटीपी पीसीआर। ये जो है हमारा, ये वापस से एटीपी को रीजनरेट करता है। ये भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन ये 2 मिनट के अंदर अंदर ही खत्म हो जाता है, विच मीन्स यू कैन टेक अप्रॉक्स ये 1 मिनट 15 सेकेंड के अंदर तो पूरा ही खत्म हो जाता है, जैसे कि इस ग्राफ में नजर आ रहा है। करेक्ट, ओके। फिर आता है हमारा एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस जिसमें हमको लैक्टिक एसिड फ्री में मिलता है, जिससे हमको मसल में क्रैम्प होता है। करेक्ट, ये हमको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो नहीं दे पाता, लेकिन ये लंबे समय तक एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है। दैट इज योर 2 मिनट्स। 2 मिनट तक ये हमको कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको इस ग्राफ में ये जो ग्रीन लाइन है उसमें आपको नजर आ रहा है। राइट, ये हमको 75 के नीचे हमको एटीपी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये 2 मिनट्स तक चलता है। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ये मैंने आपको नहीं पढ़ा, ये मैं अभी आपको पढ़ाने वाला ऑक्सीडेटिव सिस्टम, जिसमें हम ये समझेंगे कि ऑक्सीडेटिव सिस्टम कैसे काम करता है। और ये हमको ज्यादा एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं कर पाता, लेकिन ये हमको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि 3 मिनट से लेके 2 घंटे तक चलता है। राइट, सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है हमको ये। ओके, आई होप आपको ये ग्राफ अच्छे समझ में आया होगा। राइट, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। राइट, ओके। नाउ कम्स आर ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ऑक्सीडेटिव सिस्टम क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट, ओके। ये भी मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि हमको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। दिस इज आर ग्लूकोज। करेक्ट, इस ग्लूकोज में आकर रिएक्ट करता है हमारा ऑक्सीजन। करेक्ट, दिस इज ऑक्सीजन। राइट, इसका जो इसके बाद जो हमको मिलता है वो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज नॉन एज बैलेंसिंग, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज बैलेंसिंग। ठीक है, नो वरीज। उसके बाद हमको मिलता है कार्ब वाटर, और हमको मिलती है 32 ATP। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज से रिएक्ट किया हमारा ऑक्सीजन। इसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर रहा है हमारे ग्लूकोज को, और हमको मिलता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O, और हमको मिलती है एनर्जी। यहाँ पे हमारे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और ऑक्सीडेटिव सिस्टम हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स को प्रोड्यूस नहीं करता। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझते हैं, और ये चीजें आपको और क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ओके, पहला है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया इस इक्वेशन में। until like unlike the glycolytic system, enzymatic reactions in the oxidative system requires oxygen to produce ATP। क्या कह रहा है?
ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के अनलाइक, उसकी तरह नहीं। एंजाइमेटिक यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम में ऑक्सीजन प्रोड्यूस, जो ऑक्सीजन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और हमको मिलता है एटीपी। करेक्ट। फ्यूल सोर्सेस, इट कैन प्रोड्यूस एटीपी फ्रॉम ब्लड ग्लूकोज, मसल ग्लाइकोजन एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स। यहाँ पे जो एटीपी है वो हमको मिलता है ब्लड ग्लूकोज से, मसल ग्लाइकोजन से और फैट्स और प्रोटीन से। करेक्ट। ओके। इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट डज नॉट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, ये मैंने आपको बताया कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करता फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। राइट। ये हमको डायरेक्टली क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करता है, लैक्टिक एसिड ये हमको नहीं देता। राइट। ओके। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। नाउ नाउ कम्स आर फ्यूल यूटिलाइजेशन एंड क्रॉस ओवर कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है ये, हमारा जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम है वो हमको फ्यूल किस फूड न्यूट्रिएंट से हमको प्रोवाइड करता है, ये हम अभी समझने वाले हैं। करेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमको जो एटीपी मिलता है, जो हमको एनर्जी मिलती है, वो हमको तीन फूड कंपोनेंट से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। और हम हमारा जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम है वो इन्हीं तीन कंपोनेंट्स में से हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। करेक्ट। और एक कब कब किस फूड कंपोनेंट से हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये हम अभी समझने वाले हैं। करेक्ट। सबसे पहले हम समझते हैं रेस्टिंग स्टेट में। करेक्ट। रेस्टिंग स्टेट में हमको कहां से हमको मिलती है एनर्जी। एट रेस्ट अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ एटीपी कम्स फ्रॉम फैट ऑक्सीडेशन। रेस्ट के दौरान 70% जो एटीपी है वो हमको फैट के ऑक्सीडेशन से मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटेंसिटी काफी लो होती है और फैट हमको बहुत धीरे 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 लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। करेक्ट। एंड 30% फ्रॉम दी कार्बोहाइड्रेट, हमको 30% एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा एनर्जी हमको फैट्स प्रोवाइड करते हैं बट इट इज वेरी स्लो। कार्बोहाइड्रेट हमको काफी ज्यादा एनर्जी बहुत कम टाइम में प्रोवाइड करती है। करेक्ट। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। फैट हमको बहुत ज्यादा और बहुत लंबे समय तक हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है और यहां से एनर्जी निकलना बहुत स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है। करेक्ट। देन कम्स आर इंटेंसिटी डिपेंडेंस। हमारा जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन इनमें से किसमें से एनर्जी हमको प्रोवाइड करेगा ये डिपेंड करता है हमारे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी में। राइट। ओके। फ्यूल सिलेक्शन शिफ्ट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज इंटेंसिटी। करेक्ट। अब हम समझते हैं क्रॉस ओवर कॉन्सेप्ट। क्रॉस ओवर कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि हमको एनर्जी मिलेगी कहां से। राइट। लो इंटेंसिटी में, जब हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज को जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तब हमको एटीपी मिलता है मेनली फैट के ऑक्सीडेशन से। अगर आप मैराथन भाग रहे हैं, राइट, या फिर आप भाग रहे हैं स्टीपल चेस, स्टीपल चेस, अगर आप मैराथन भाग रहे हैं या आप क्रॉस कंट्री भाग रहे हैं, इसमें आपको एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है फैट से। राइट। या आप रेस वॉक कर रहे हैं, रेस वॉक में भी आपको एनर्जी मिलती है फैट से। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला प्रोसेस है, इंटेंसिटी काफी कम है और फैट्स आपको बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है। करेक्ट। देन कम्स हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। ऐसे वर्कआउट जिसमें आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए बहुत कम समय में। इस टाइम आपका ऑक्सीडेटिव सिस्टम आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा कार्बोहाइड्रेट से। एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस द बॉडी रिलाइज मोर ऑन कार्बोहाइड्रेट फॉर एटीपी प्रोडक्शन while फैट यूटिलाइजेशन डिक्रीजेस। यहां पे आपका फैट यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो जाता है। करेक्ट। ओके। अब आपको आई होप आपको समझ में आया होगा, जब लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है तब हमको एनर्जी मिलता है फैट से, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है तब हमको एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। करेक्ट। ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम समझते हैं ऑक्सीडेटिव सिस्टम का एप्लीकेशन किस किस स्पोर्ट्स में होता है। राइट। एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, प्राइमरी ड्यूरेशन, this system is the main source of ATP for events lasting between 2 minutes and approximately 3 hours। ऐसा स्पोर्ट्स जो 2 मिनट से लेके 3 आवर्स तक जो चलते हैं उनमें ऑक्सीडेटिव सिस्टम काम करता है, जैसे कि क्रॉस कंट्री, मैराथन, रेस वॉक, यहाँ पे हमारा काम करता है ऑक्सीडेटिव सिस्टम। राइट। ओके। टिपिकल इवेंट्स,
including racetrack for 800 मीटर और more cross country skiing, long distance speed skating। ये मैंने आपको बता दिया। Bioenergetic specificity, this concept involve training an athlete based on specific bioenergetic demands, duration, intensity and fuel use। क्या कह रहा है कि आपको ट्रेनिंग भी उसी के अकॉर्डिंग देनी है, राइट। अगर आपका एथलीट लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग उसको देनी पड़ेगी, करेक्ट। ओके, प्रोग्राम डिजाइन, कोचेज यूज बायोएनर्जेटिक क्लासिफिकेशन टू क्रिएट इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम टेलर टू स्पेसिफिक स्पोर्टिंग इवेंट। और जैसा आपका स्पोर्ट्स इवेंट है, कोच भी वैसा ही आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के देता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा इस पूरे लेक्चर में कि हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एटीपी से हमको एनर्जी कैसे मिलता है, करेक्ट। ओके, उसके बाद हमने ये देखा कि एटीपी को वापस से रीजनरेट कैसे किया जाता है। तो उसका पहला प्रोसेस है हमारा एटीपी पीसी सिस्टम, करेक्ट। तो क्रिएटिन से एक फॉस्फेट वापस से एडीपी में जुड़ जाता है और हमको वापस से मिलता है एटीपी, करेक्ट। उसके बाद हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें हमने देखा फास्ट और स्लो ग्लाइकोलाइसिस, जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है और जिसके रिजल्ट में हमको मिलता है लैक्टिक एसिड। और उसके बाद हमने अभी पढ़ा ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के बारे में, कि लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस है जिसमें हमको लैक्टिक एसिड नहीं मिलता, बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमको मिलता है CO2 एंड H2O, करेक्ट। आई होप यहां तक के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे और इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे कुछ लेक्चर्स को करने वाले हैं, करेक्ट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मुझे पता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट देन कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, राइट। इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।